तो उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ब्रेक लिया है और पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ नैनीताल, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ नैनीताल पहुंचे हैं। विराट कोहली हेलीकॉप्टर से घोड़ाखाल पहुंचे, जिसके बाद अपनी प्राइवेट गाड़ी से परिवार के साथ निकल गए। विराट कोहली को, उनकी बेटी को और अनुष्का को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे, उसके बाद होटल के लिए रवाना हो गए। हालांकि पुलिस की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है विराट कोहली के इस दौरे को लेकर, उनके प्रोग्राम को लेकर, लेकिन बताया यही जा रहा है कि विराट रामगढ़ मुक्तेश्वर के किसी होटल में ठहरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। तो बड़ी खबर ये, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस पर मुहर भी लग गई है। नैनीताल में बढ़ती भीड़, पर्यटक सीजन और जाम की समस्या को देखते हुए लंबे वक्त से नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किए जाने की मांग उठ रही थी और कवायद चल रही थी। और अब फाइनली उत्तराखंड सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हल्द्वानी के गौलापाद में हाईकोर्ट के लिए जमीन भी देखी गई है। यहाँ प्रस्तावित ISBT और इंटरनेशनल स्टेडियम के पास ही हाईकोर्ट बनाने की भी प्लानिंग है। नैनीताल में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से ये फैसला लिया गया। कोर्ट को लेके विषय आया है और चूंकि नैनीताल पर्यटन दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको लेके उसके बारे में बातचीत हुई है और सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि हम नैनीताल को नेत्र शिफ्ट करने की बातचीत उसमें हुई है। देखिए, नैनीताल पर दबाव तो रहा ही है, लेकिन वहाँ के माननीय अधिवक्ता हैं, वहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो होटलियर हैं, होटल जिनके हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके कार्य व्यवसाय में निश्चित रूप से फर्क तो पड़ना ही है, लेकिन दबाव भी था। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की कैबिनेट मंजूरी मिलते ही हल्द्वानी के वकील अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वकीलों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। वकीलों ने साफ कहा कि वो नैनीताल में हाईकोर्ट के विरोधी नहीं थे, लेकिन टूरिस्ट सिटी होने के चलते यहाँ पर वकीलों के साथ ही हाईकोर्ट आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती थी। साथ ही महंगे होटल न्याय मांगने आ रहे लोगों को परेशान करते थे, इसलिए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के फैसले का वकील स्वागत कर रहे हैं। सर रुके। मैं तो कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और अपनी ओर से पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से उत्तराखंड के उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये अच्छा कदम है। इसमें जो है हल्द्वानी आसपास के पूरे कुमाऊं के लोगों को जो है काफ़ी सुविधा रहेगी आने जाने के लिए, और क्लाइंट्स को अगर उसको भी जो है न्यायालय में आने में जाने में हमेशा जो है वो सुविधाजनक रहेगा। तो अब हाईकोर्ट शिफ्टिंग के बाद नैनीताल में भी वकीलों की हलचल तेज हो गई है। कई वकीलों ने इसे पहाड़ विरोधी फैसला बता दिया, तो कुछ वकीलों का अलग ही मानना है। कुछ वकीलों का कहना है कि शिफ्टिंग 50 साल की प्लानिंग के साथ हो तभी ठीक है। अगले 50 साल तक हल्द्वानी में अगर हाईकोर्ट होने से कोई परेशानी नहीं होती है, तभी ये शिफ्टिंग की जाए। उत्तराखंड की जो कैबिनेट है इसका पहाड़ विरोधी फैसला है, और इससे मुख्यमंत्री भी जो अभी तक ये कहता था कि मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ में जगह जगह जाके चाय पीने का सब जो ड्रामा करता था वो सब दिखावा। इस तरह के डिसीजन जो अस्थायी है उसको अस्थायी करे तो पहाड़ से पलायन की पहली शुरुआत होगी। 2 साल बाद तो यहाँ आदमी पैदल चलने लायक भी नहीं रह जाएगा, इसलिए हाईकोर्ट को ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर आने वाले 50 साल 100 साल बाद भी कोई ऐसी असुविधा। हम इसका स्वागत नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जहाँ तक होगा इसे जन आंदोलन में हम इसे जन आंदोलन बनाएंगे। तो इतना खर्चा ये जो है यहाँ की गरीब जनता, उत्तराखंड के लोगों से ही ये जो है इसको वसूल करेंगे, जो है दोहरी मार करेगा उत्तराखंड के। तो ये बड़ा ही हमको आश्चर्य है
पहाड़ के जो हम लोग हमेशा विस्थापन की बात करते हैं, उसको लगता है कि ये एक तरीके से विस्थापन हाईकोर्ट का कर दिया। तो हल्द्वानी के गौलापार में करीब 38 हेक्टेयर जमीन पर हाईकोर्ट के लिए मुफीद मानी गई है और जिस जगह पर हाईकोर्ट की जमीन का सर्वे हुआ है उस जगह के बारे में और भी जानकारी आपको देते हैं। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी को सुनिए। हल्द्वानी शिफ्ट करने पर कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर हाईकोर्ट को बनना है, यानी हाईकोर्ट का नया परिसर, हाईकोर्ट का नया पता होगा। हल्द्वानी के करीब गौलापार में इस 38 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। ये इंटरनेशनल स्टेडियम से लगी हुई जमीन है और दोनों तरफ सड़क के इस पार भी और सड़क के उस पार भी इस जगह का जो चयन था, सिलेक्शन था, शुरुआती तौर पर इंटरनेशनल जू के लिए हुआ था, उसके बाद इसका सिलेक्शन एसबीटी के लिए हुआ, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट ने इसका सर्वे किया है। हाईकोर्ट की टीम यहाँ पर सर्वे के लिए आई, चीफ जस्टिस यहाँ आए, रजिस्ट्रार आए और उन्होंने इस जमीन को देखा और मुफीद पाया है और जिसके बाद सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि हाईकोर्ट अब यहीं पर शिफ्ट होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और इस वक्त अनुपम त्रिवेदी एडिटर उत्तराखंड हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुक कर लूंगी अनुपम का। अनुपम जी, बहुत दिनों से बहस चल रही थी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को कहाँ ले जाया जाए, शिफ्ट किया जाए नहीं किया जाए, अलग अलग धड़े बटे हुए थे। अब मंजूरी हो गई है कैबिनेट की, इसके बाद भी कोई विवाद रह जाता है क्या? देखिए, जैसे अभी आपने बाइट सुनी कि वकील तो अभी भी एक मत नहीं है, इसमें अलग अलग राय है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मेन का जो ये है, इसी साल ऐसा ही एक प्रपोजल आंध्र प्रदेश की तरफ से भी केंद्र को गया है। जो उनका हाईकोर्ट चलता है अमरावती में, उसको शिफ्ट करके उन्होंने कहा कि इसे कुरनूल किया जाए और सेंटर के लॉ मिनिस्टर जो किरण रिजिजू है, उन्होंने साफ किया कि अगर चाहे सरकार इसमें निर्णय ले सकती है, लेकिन केंद्र किसी भी तरीके की पैसे से कोई मदद नहीं करेगा। तो उत्तराखंड के केस में तय है कि अगर हल्द्वानी ये हाईकोर्ट जा रही है, शिफ्ट हो रही है, तो इसका पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट उत्तराखंड सरकार को बियर करनी होगी, उठानी होगी। और दूसरी बात, जहां तक नैनीताल के हाईकोर्ट की है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 को, उससे पहले नैनीताल में स्टेट कैपिटल बनने की बात थी, लेकिन वहां पर लोकल इंडस्ट्री का विरोध था, टूरिज्म इंडस्ट्री का विरोध था। तब तय हुआ कि यहाँ हाईकोर्ट की परमानेंट सीट खोली जाए और उस समय के जो लॉ मिनिस्टर है स्वर्गीय अरुण जेटली, वो आए थे, उनका एक टच भी रहा है नैनीताल से। तो तब ये काफी उस वक्त कंसल्टेशन करके ये वहां पर हाईकोर्ट आया था। अब जब हाईकोर्ट वहां से जा रहा है तो एक नई बहस ये छिड़ गई है कि आपकी प्रदेश की राजधानी अभी तक परमानेंट नहीं है। जहां से बात कर रहा हूँ, देहरादून से अंतरिम कैपिटल है, टेम्पररी कैपिटल अभी भी कागजों में, और आपकी जो हाईकोर्ट है वो हल्द्वानी शिफ्ट हो रही है, यानी कि पहाड़ में ना राजधानी है ना हाईकोर्ट रहेगी। तो एक नई तरीके की बहस इससे पैदा हो सकती है मिलकर। तो पहाड़ और मैदान वाली लड़ाई यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि ट्रैफिक ज़्यादा था, नैनीताल में होटल्स भी महंगे मिलते थे, अगर कोई केस लड़ने आए आम इंसान उसे भी दिक्कत हो रही थी, तो वो उस तर्क को ज़्यादा मजबूती दी गई कैबिनेट की ओर से। क्या चैलेंज भी किसी की ओर से दिया जा सकता है इस फैसले को? देखिए, मैंने कहा पहले जो नैनीताल एक टूरिस्ट स्पॉट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ टूरिज्म का इंडस्ट्री, वहाँ मेजर इंडस्ट्री है, वहाँ टूरिस्टों का दबाव भी रहता है, ये बात भी सही है। तो जो इस फैसले के विरोध में है खिसकाने के, उनका कहना भी शिमला है, बगल में हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड से लगा हुआ, वह शिमला वहाँ की राजधानी है, हाईकोर्ट भी वहीं है, वहाँ भी तो टूरिस्ट आते हैं। अगर वो मैनेज कर सकता है तो आप क्यों नहीं? जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सबकी राजधानियां पहाड़ों में है, हाईकोर्ट पहाड़ों में है, तो आपको क्या दिक्कत थी कि आपने पहाड़ से इसको नीचे खिसकाया? तो एक नई तरीके की बहस है। तो मुझे लगता है जो आपने बात कही है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई नई पिटीशन, कोई नए तरीके का लिटिगेशन इसमें अगर कोई आ जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। मिर्का, धन्यवाद अनुपम जी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक नई बहस, नहीं पुरानी ही बहस जो कि आगे बढ़ती हुई दिख रही है अगर कोई चैलेंज करे कैबिनेट के इस फैसले को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला आज लिया है। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त और सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई है और धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त मजबूत बनाया गया है। यूपी से ज्यादा सख्त बनाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में अब अगर कोई जबरन धर्मांतरण के मामले में पकड़ा जाता है तो अभी तक 5 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर
2 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है और साथ ही धर्मांतरण को अपराध माना जाएगा, यानी कि धर्मांतरण को पूरे होशो हवास में किया गया अपराध माना जाएगा। और साथ ही साथ ये प्रावधान किया गया है कि अब जबरन धर्मांतरण कानून को गैर जमानती बना दिया गया है, यानी कि केस होने पर जमानत नहीं मिलेगी। शीतकालीन सत्र में इस कानून पर विधानसभा की मुहर लगेगी और कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। धर्मांतरण पर सख्त कानून के बाद अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लग सकेगी, ये कहना है सरकार का। इसे धामी सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। जितने भी हमारे 26 प्रस्ताव आए थे उसमें एक प्रस्ताव को छोड़ के जिसमें कि इन्होंने डिटेल डिस्कशन करनी है, उस 25 पे हमको स्वीकृति मिली। उधर रामनगर के पास मरचूला में एक बाघिन को गोली मारने के मामले में कॉर्बेट प्रशासन पहली बार मीडिया के सामने आया। कॉर्बेट के डायरेक्टर ने कॉर्बेट मुख्यालय में मीडिया से कहा कि गोली चलाने वाले फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। अब पूरे मामले की डिटेल जांच चल रही है। बाघिन को गोली किन परिस्थितियों में लगी उसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने माना है कि छर्रे लगने से उसकी मौत हुई है। हालांकि ये छर्रे कैसे लगे और उसकी जांघ और कूल्हे के बीच ये छर्रे लगे थे, इसे लेकर भी लगातार जांच हो रही है। आगे बढ़ते हैं। चमोली में आदि बद्री सिलपाटा से मोटर मार्ग पर एक वैगनार कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सड़क हादसे में कार सवार 2 टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक घायल हैं, एक जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तीनों टीचर स्कूल जा रहे थे, तभी आदि बद्री सिलपाटा के पास हादसे का शिकार हुए। उधर पौड़ी के लैंसडॉन में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और यहां पर आज इंटर कॉलेज को ताले तोड़े गए हैं। इंटर कॉलेज के ताले तोड़ दिए गए। तो लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत समेत क्षेत्र की जनता ने 3 साल से बंद पड़े स्कूल के कमरों के ताले तोड़ दिए हैं और आज से स्कूल को बच्चों के लिए वापस खोल दिया गया है। जन भावनाओं को देखते हुए आज विधायक ने स्कूल के ताले तोड़कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फिर से स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए। काम के नाम पर 3 साल से ये स्कूल बंद था, जिसे न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को दिखाया था और सवाल किया था कि जब स्कूल यहाँ पर मौजूद है तो फिर बच्चों की पढ़ाई यहाँ क्यों नहीं हो रही है। तो स्कूल भवन पर लगे ताले को आज तोड़ा गया। बच्चे स्कूल में पढ़ सके और स्कूल के ताले बीजेपी विधायक को तोड़ने पड़े। शिक्षा विभाग के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। न्यूज़ 18 की खबर और मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद अब 100 साल पुराने स्कूल का भविष्य संवारने और बच्चों के वापस स्कूल में पढ़ने की उम्मीद जगी है। ये तस्वीरें सिस्टम के सच की हैं कि कैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लैंसडाउन का मजाक बना दिया गया। 1922 के स्कूल को त्रिवेंद्र सरकार में आवासीय स्कूल बनाने का फैसला हुआ, पर 3 साल में स्कूल बर्बाद हो गया। बुधवार को विधायक दिलीप रावत को स्कूल के ताले खुद तोड़ने पड़े ताकि 3 साल से हॉस्टल में पढ़ रहे बच्चे स्कूल में पढ़ सकें। न्यूज़ 18 की खबर, लोकल लोगों के धरने, मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश का ही असर रहा कि विधायक जी को खुद स्कूल जाकर ताले तोड़ने पड़े ताकि स्कूल और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि 3.5 साल से यहाँ पर 6 महीने काम हुआ, उसके बाद आज तक काम नहीं हुआ और आप बच्चे जो हैं हमारे जो है खुले में बैठे हैं या टूटे फूटे कमरों में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई सजा मिल गई हो। तो आज सारी जनता ने से मिलकर, हम सब ने मिलकर आज वो कमरे खुलवा दिए हैं और वहाँ बच्चों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। 3 महीने के अंदर करने की वो की थी, प्रॉमिस किया था, लेकिन तब से 3 साल हो गए थे। 3 साल, विगत 3 सालों से कुछ इसमें के अंतर की प्रोग्रेस नहीं हुई। 1.5 साल से तो बिल्कुल काम ठप था। शिक्षा विभाग ने 2019 में कैसे इस स्कूल में काम शुरू किया और क्यों काम अटका, ये सवाल सबसे बड़ा है। विधायक का आरोप है कि स्कूल के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। विभाग का कहना है कि जल्द काम शुरू होगा और विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमने जो MOU है हंस फाउंडेशन के साथ, वो MOU हमने तैयार कर लिया है और MOU तैयार करके शासन के पास भेजा है। उसमें कुछ कार्यदायी संस्था के द्वारा रिवाइज एस्टीमेट बना करके धनराशि समित की गई है। तो जब MOU हो जाएगा उसके बाद फिर कार्यदायी संस्था नामित करके उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ताला बिल्डिंग में लगा दे एक ठेकेदार, तो ये किसका अपमान है। और मैं बल्कि दिलीप रावत ने आज कुछ पुण्य कमा लिया
जो वहाँ के विधायक हैं ताला तोड़ रहे हैं, तो ये उन्होंने बहादुरी का काम किया है। और धन सिंह जी को भी कुछ बहादुरी दिखानी चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को जो है ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, वो मेरा भाई क्यों ना हो। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के अफसरों को 1100 पुराने जर्जर स्कूलों की मरम्मत के निर्देश दिए। पर सवाल है कि जब 100 साल पुराने स्कूल का काम के नाम पर यह हाल हुआ, तो 1100 स्कूलों का क्या हाल होगा, उस अंजाम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान धामी ने 60 मोबाइल पशु अस्पताल यूनिट की शुरुआत की। इस मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बगुणा भी थे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मोबाइल पशु यूनिट से पहाड़ के लोगों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार लोगों को सहूलियत देने का काम कर रही है, ताकि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और 2025 तक हमारा ये विभाग, पशुपालन विभाग, अपने यहाँ पर कोई न कोई एक ऐसी योजना, 1 योजना, 2 योजना, 3 योजनाएं, ऐसी योजनाएं संचालित करे जो केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हमारे माननीय मंत्री संजीव भाई जाकर देश में दूसरे प्रदेशों में जाकर कहें कि उत्तराखंड के लोगों ने ये एक अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर किया है जिसको पूरे देश में किया जा सकता है। और इधर लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में अब एयर एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार की दखल के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपदा या किसी हादसे के बाद मरीज को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए राज्य में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होने जा रही है। लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट को अब केंद्र सरकार से मदद मिली है और नए साल में ये सुविधा शुरू होगी। अगले 1 साल के लिए हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस चलेगी और योजना में आने वाला खर्च 50% केंद्र तो 50% राज्य सरकार वहन करेगी। भारत सरकार से हम लोगों को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वो पायलट बेसिस पे 1 साल के लिए हम लोग हेली एम्बुलेंस चलाना प्रस्तावित है। उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया वगैरह भारत सरकार करेंगे और पार्ट पेमेंट जो है भारत सरकार किया जाएगा और कुछ जो है राज्य की सहभागिता होगी। एयर एम्बुलेंस के हेलीकॉप्टर को ऋषिकेश में रखा जाएगा और जरूरत के मुताबिक उसे रवाना किया जाएगा और फिर एम्स ऋषिकेश में लाकर इलाज की सुविधा मिलेगी। इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से जीवन रक्षक उपकरणों से लैस किया जाएगा। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में एयर एम्बुलेंस वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते कि इसे लेकर लापरवाही न बरती जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नेपाल में हो रहे आम चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में नेपाल को जोड़ने वाले पुल बंद रहेंगे। शांतिपूर्वक चुनाव के लिए नेपाली प्रशासन की अपील के बाद भारतीय प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। पिथौरागढ़ के डीएम ने इंटरनेशनल पुलों पर आवाजाही पर रोक लगाने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भारत का नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही के लिए 8 इंटरनेशनल पुल हैं। अब आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ धाम, जहां पर कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आज आदि केदारेश्वर के कपाट बंद किए गए। तो आज कपाट बंद होने की प्रक्रिया का दूसरा दिन है। आज अन्नकूट पूजन के बाद भगवान आदि केदारेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की गई और भव्य आरती के बाद शीतकाल के लिए कपाट को बंद कर दिया गया। 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक परंपरा के मुताबिक कपाट बंद होने की प्रक्रिया होती है। कल बद्रीनाथ धाम में खड़क पुस्तकों का वाचन बंद हो जाएगा। 18 नवंबर को माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने का न्योता दिया जाएगा और फिर 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान की बात कर लेते हैं, जिसका 80% काम पूरा हो गया है पहले फेज का, और दूसरे फेज में लूप रोड के निर्माण के लिए इन दिनों बिल्डिंग को चयनित किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीनों के जरिए इन इमारतों को तोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम 5 फेज में होने हैं और इन्हीं सर्दियों के दौरान दूसरे और तीसरे फेज का काम शुरू किया जाएगा और पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
इधर हल्द्वानी में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। कार्यकर्ता कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव घोषित नहीं होने से नाराज है। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। संघ यदि जल्द से जल्द घोषित हो और प्रवेश परीक्षा परिणाम जो टाइम पे सुचारू नहीं होता है वो टाइम पे सुचारू हो। अगर ये टाइम पे सुचारू नहीं होता है तो एबीवीपी उग्र आंदोलन होने का बाध्य होगी। विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। हम लोगों का मतलब इतना है कि शासन चुनाव बहाल हो इतने टाइम से शासन चुनाव की हम मांग लेकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के पास जा रहे हैं। हल्द्वानी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का बताया गया है। नवाब वीडियो में गाली गलौज करते दिख रहे हैं, साथ ही सड़क पर खड़ी एक बाइक को धक्का देते भी दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 4 नवंबर का है, जब अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब किसी काम से निकल रहे थे। गैरेज के बाहर खड़ी बाइकों को देखकर उनका पारा चढ़ गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इसे छेड़खानी करके बनाया गया वीडियो करार उन्होंने दिया है। कुछ पुलिस अधिकारियों से मिला हूं और मेरी इच्छा यह है कि पुलिस अधिकारियों को मैंने संज्ञान में दे दिया है और मेरे ड्राइवर के द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा कायम कराने के लिए, और इसमें जो अपराध बनता है जो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं गलत वीडियो, उस वीडियो की फॉरेंसिक लैब में जांच होगी। और मैं राजधानी देहरादून में स्कूली वाहनों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज परिवहन विभाग ने 37